जय माता दी सभी को। तो दोस्तों स्वागत है सभी का रसायन विज्ञान की क्लास में। इसमें हम लोग यूपी बोर्ड को टारगेट करते हुए स्पेशली ज्योमेट्री की क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में क्या होता है, अमीनो अम्ल, विटामिन, प्रोटीन, जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे चर्चा करेंगे और सारे के सारे PYQ होने वाले हैं क्वेश्चन। PYQ मतलब दोस्तों होता है कि जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं उन्हीं को हमने टारगेट किया है आने वाली भविष्य की इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में। साथ ही साथ आप यूपी बोर्ड के कहीं से भी किसी भी कोने से क्लास कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो ध्यान से देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी करना है जब वीडियो पूरी तरह से अच्छा लगे और आपको संतुष्टि मिले। तो क्या करना है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन कहता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा है। ये यूपी बोर्ड 2019 ने पूछा था। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखते हैं भाई इसका सही जवाब कौन सा होने वाला, कौन सा हमारा बच्चा सही जवाब देगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कौन क्या कहलाता है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। ठीक है जी। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्यात्यारोधी विटामिन है कौन सा भाई, ये विंध्यात्यारोधी विटामिन, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है ना, आपको पता है कि विटामिन ई, जो कि यहाँ पे दे रखा है। और इसका सही जवाब पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा सा। विटामिन ई टोकोफेरॉल जनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है, अतः इसे विंध्यात्यारोधी विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो राइबोफ्लेविन नाम है, तो राइबोफ्लेविन किसका नाम है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन 2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B2 को। तो अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 में उपस्थित धातु परमाणु क्रमशः है, तो कौन सी धातु परमाणु होती है विटामिन B12 के अंतर्गत, तो इसका सही जवाब जो होता है ना, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 में क्रमशः आयरन और कोबाल्ट धातुएं पाई जाती है, आयरन और कोबाल्ट। तो चलिए देखते हैं आगे की चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। तो आगे जो भैया दे रखा है ना, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, तो भैया विटामिन ए की कमी से जो होता है ना, रतौंधी, आँखों संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं सारी की सारी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो आगे की चीज़ें क्या कहती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं है, तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा विटामिन नहीं है। तो टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि कहाँ पे दे रखा है, सी ऑप्शन में। ठीक है, जो पुरुषों में वृषण द्वारा स्रावित होता है। और जो थायमिन दे रखा है, राइबोफ्लेविन दे रखा है, स्कर्बिक अम्ल दे रखा है, ये विटामिन से संबंधित हैं। तो विटामिन जिसमें हाइड्रोजन तथा सल्फर दोनों हों क्या कहलाता है, ऐसा विटामिन जिसमें हाइड्रोजन और सल्फर दोनों हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, वो विटामिन क्या कहलाता है, विटामिन B1 कहलाता है। अर्थात विटामिन B1 अर्थात थायमिन, इसका सूत्र होता है C12H18N4Cl2SOS में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन B1 के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है ना, कौन सा रासायनिक नाम होने वाला है, तो कौन सा होता है, थायमिन। क्या नाम आता है इसका, रासायनिक थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन एल्यूरिया है। ठीक है, तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता है ना, ये क्वेश्चन सारे के सारे PYQ हैं और कहीं न कहीं पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो एंजाइम क्या है, इसके महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। तो आपको एंजाइम के बारे में जितनी भी जानकारी है सारी की सारी लिख देनी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
एंजाइम वे गोलीय प्रोटीन है जो जीवन तंत्र की रासायनिक अभिक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। एंजाइम के प्रमुख जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार आते हैं। नंबर 1 पे आता है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नंबर 2 पे आता है एंजाइमों की प्राकृत विशिष्ट होती है, ये किसी अभिक्रिया विशेष को ही उत्प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको भी पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो एंजाइम के को 2 औद्योगिक उपयोग बताइए। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं इसके कौन से उपयोग बताने हैं? औद्योगिक उपयोग। सबसे पहला कौन सा उपयोग आता है इसका मेरे भैया? तो कार्बोहाइड्रेट के क्लीवन से बियर तथा वाइन का निर्माण। ठीक है, इससे क्या होता है क्लीवन कराते, तो एक तो बियर पॉइंट टू बी नोटेड और दूसरा वाइन। ठीक है, अगला देखते हैं दूध के स्कंदन से पनीर का निर्माण। ठीक है, जो हम लोग घरों में पनीर यूज करते हैं दूध फाड़ के स्कंदन। ठीक है, तो ये 2 औद्योगिक उपयोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपने देखे 2015, 14 और 15 में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं भाई इसको भी। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। इसके 2 स्रोत लिखिए। तो विटामिन ई के रोग स्रोत दोनों चीज़ें पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, एक तो रोग और दूसरा क्या बताना है? स्रोत। तो चलिए, विटामिन ई की कमी से वंध्यता उत्पन्न होती है, ये क्या हो गया? ये इसका रोग, वंध्यता ये इसका रोग। तथा पेशियों का अपहासन होता है। अब स्रोत देखते हैं इसका। ठीक है, तो इसका स्रोत कौन सा? विटामिन ई के स्रोत सूरजमुखी तेल, मछली तेल। ठीक है, तो ये इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। यदि आपको एक भी चीज़ में डाउट आता है, आपको लगता है भूल जाएंगे, तो इसको कॉपी लिख के क्लास करिए और कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो क्या होता है उस विटामिन का नाम बताइए जो शरीर के अंदर बन जाता है, इसके बनने की प्रक्रिया क्या है? तो वो भैया विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी शरीर के अंदर बन जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उपस्थित आर्गेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा विटामिन शरीर में कौन सा बनता है, तो यही आपको आंसर बताना है। तो आपको एक चीज़ मेरे दोस्तों पता होनी चाहिए, वो कौन सी है? तो मैं आपको बताता चलूँ विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन जो होते हैं ना दोस्तों, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं विटामिन? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे आता है जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील। ठीक है, नंबर 2 पे आता है वसा में घुलनशील। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अमीनो अम्ल निर्माण की इकाइयाँ बता दीजिए। तो अमीनो अम्ल की इकाइयाँ कौन सी होती हैं? प्रोटीन। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद प्रोटीन की संरचना देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अमीनो अम्ल से आप क्या समझते हो? तो आंसर में क्या आपको लिखना है पता है? अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न होते हैं जिनमें क्षारीय अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। इसका जो सूत्र होता है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखा है। ये अमीनो अम्ल का सूत्र होता है। ये नीचे की तरफ जो है ना अमीनो समूह है, इधर कार्बोक्सिलिक समूह दे रखा है और इधर आर। और आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब CH3C2H5 कुछ एक हो सकता है इसमें से, C3H7, इनमें से कोई भी एक आप रख सकते हैं जिसकी ज़रूरत हो। आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? तो देखते हैं वे अमीनो अम्ल
जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है तथा जिन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 10 होती है। ये निम्न होते हैं: वेलिन, आइसो, ल्यूसीन, फेनिल, आयलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन तथा हिस्टिडीन ये आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? ज्वीटर आयन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है एमिनो अम्ल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH समूह द्वारा प्रोटॉन NH2 समूह को देने के कारण अंतः अणु उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके अमीनो अम्ल द्विध्रुवित संरचना प्राप्त करते हैं। इस संरचना को ज्वीटर आयन तथा आंतरिक लवण कहते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन, आगे की चीज़ों की तरफ आते हैं। तो क्या कहते हैं आगे की चीज़ें? ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्लों के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए। तो न्यूक्लिक अम्ल के 2 आपको बता देने हैं कौन से काम होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन संश्लेषण का और दूसरा होता है आनुवांशिक कोड का निर्धारण। तो ये न्यूक्लिक अम्ल के 2 कार्य हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ना, कोशिका में पाए जाने वाले क्वेश्चन कहता है कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA कौन से हैं? तो कोशिका में RNA कौन से पाए जाते हैं? तो ये RNA जो होते हैं ना दोस्तों, 3 प्रकार के RNA होते हैं। तो एक तो होता है स्मॉल RNA, इसे संदेशवाहक RNA कहा जाता है। एक आता है स्मॉल लेटर RNA, इसे स्थानांतरण RNA कहा जाता है। स्मॉल लेटर RNA को राइबोसोमल RNA कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसमें क्या पूछा गया? DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर बताइए। तो DNA में शर्करा 2 डिऑक्सी राइबो पाई जाती है, एक तो पहला रीजन होता है। और इधर RNA की बात करें तो इसमें डी राइबोस पाया जाता है। DNA में पिरिडीन क्षार, साइटोसिन तथा थायमिन होता है। इसमें साइटोसिन तथा ल्यूरेस होता है। और इसकी बात करते हैं DNA की, प्यूरिन क्षार, ग्वानिन तथा एडेनिन। और इसमें और भी क्या कौन चीज़ें होती है? हेक्सिक्स संरचना, डबल हेलिक्स। और इसमें ग्वानिन तथा एडेनिन एकल हेलिक्स होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन C के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसकी कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अथवा विटामिन C का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से होने वाले रोग बता दीजिए। तो आंसर किस तरीके से आता है, हम लोग क्या लिखते हैं आंसर में? विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका सूत्र जो होता है ना C2H8O6 होता है। ठीक है, तो चलिए भाई इसके आगे की चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। विटामिन C के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो स्रोत के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कहाँ कहाँ से विटामिन C प्राप्त होती है? या बोले एस्कॉर्बिक अम्ल, या बोले C6H8O6, संतरे, नींबू, मौसमी अर्थात खट्टे ट्रिप्सिक फल, पत्ता गोभी, टमाटर, सेम की फली, हरी सब्जियां, यकृत आदि विटामिन के स्रोत हैं। तो अगली हेडिंग कौन सी आती है? विटामिन C की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये बता दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर कुछ इस तरीके से आता है। इसके अभाव अर्थात इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग हो जाते हैं, जैसे हड्डियां भंगुर होने लगती हैं तथा मसूड़े फूलने लगते हैं, उनमें रक्त आने लगता है, दांत गिरने लगते हैं। ये सभी विटामिन C की कमी से होने वाले रोग के उदाहरण हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा विटामिन B का महत्व बता दीजिए। तो हम लोग देखते हैं विटामिन B या B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B जल में विलय कई विटामिनों जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12 आदि का जटिल मिश्रण है,
ये जौ चावल की छीलन इष्ट आदि में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये दाल, अनाज, दूध के पदार्थ, अंडे आदि में भी पाए जाते हैं। ये प्रायः विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से त्वचा के रोग होते हैं और विटामिन 12 की कमी से एनीमिया नाम का एक रोग होता है, वो हो जाता है। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन विटामिन ए से आ गया है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है? कोई 2 बीमारियां बता दीजिए साहब। तो आपको पहली बीमारी बतानी है रतौंधी, जीरेप्थेमिया, नेत्र, अर्थात विटामिन ए की कमी से जितनी भी नेत्र संबंधी बीमारियां होती है वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। ठीक है, शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है, धीरे हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है। विटामिन ए का अणुसूत्र क्या है? इसकी कमी या हानि बता दिए। विटामिन ए का आंखों से क्या संबंध है? किस तरीके से इसका रिलेशन होता है, ये बता दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है ना, रेटिनॉल होता है। अणुसूत्र C20H30O है। इसकी कमी से रतौंधी, नेत्र रोग, शिशुओं की वृद्धि, ये सभी समस्याएं हो जाती हैं। तो आगे की चीज़ें आ चुकी हैं, अगले क्वेश्चन से तो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। सूर्य की किरणों की उपस्थिति में त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित हो जाता है? तो क्या होता है, सूर्य जब आता है तो सनलाइट से कौन सी विटामिन शरीर के अंदर बनती है? तो विटामिन डी बनता है। विटामिन डी आप सूर्य से लोगे तो त्वचा में आर्गेस्ट्रेरॉल होता है, जिससे विटामिन डी हमारे शरीर में बन जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें बंधिता होती है। ये सूरजमुखी के तेल, मछली के यकृत में पाया जाता है। उस विटामिन का नाम बता दीजिए जो शरीर के अंदर बन जाता है। तो विटामिन डी है। तो न्यूक्लिक अम्लों के 2 कार्य बताए दिए, प्रोटीन संश्लेषण, आनुवंशिक कोड का निर्धारण। आरएनए अभी आपको पिछली स्लाइडों में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पीछे आ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। विटामिन बी की कमी से, बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम सभी ने सीखा है। ये चावल की छीलन में पाया जाता है। दूध, अनाज, अंडे आदि में शामिल होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी, 2 की कमी से त्वचा में रोग होने लगते हैं, 12 की कमी से एनीमिया, तो इत्यादि चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आती है चीज़ें। तो न्यूक्लिक अम्ल की बात जो है ना, कई बार रिपीटेड हो चुकी, बार बार आती है। तो क्यों ना हम न्यूक्लिक अम्ल को ही डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो बार बार हमें जानने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक ही बार में सीख लेते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या मिलता है, प्रत्येक जीवित कोशिका में न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसका निर्माण प्रोटीन एवं उच्च जैविकीय महत्व के न्यूक्लिक अम्ल के प्राकृतिक बहुलक से होता है। तो दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। यह मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं तथा आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना प्यारे दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है डीएनए और वो एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। आगे जब देखते हैं तो पता चलता है डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए अधिकांश जीवों तथा अनेक वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ है, यद्यपि कुछ वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी है। तो अगली हेडिंग आपको डाल लेनी है, न्यूक्लिक अम्ल का संगठन। तो इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए तथा डीएनए वास्तव में विभिन्न प्रकार के छोटे
अणुओं का समूह है जिन्हें हम घटक भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 3 घटक होते हैं। इसके कितने घटक होते हैं? 3 घटक। नंबर 1 पे आता है शर्करा। तो शर्करा कौन सी चीज़ होती है? न्यूक्लिक अम्ल के जटिल अपघटन से 2 पेंटोस शर्कराएं प्राप्त होती है जिनके नाम डी इस जो सिंगल बॉन्ड या माइनस में होता है उसको राइबोस कहा जाता है डी। और 2 आता है, 2 को 2 डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। आरएनए में राइबोस शर्करा उपस्थित होती है जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है जो आपके सामने दिखाई गई है। तो अगला आता है नाइट्रोजन युक्त क्षारक। तो नाइट्रोजन युक्त क्षारक कौन कौन से आते हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक अम्ल में से 2 प्रकार के विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारक उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी है पिरिडीन व्युत्पन्न। तो इसमें क्या आता है? न्यूक्लिक अम्लों में सामान्यतया पाए जाने वाले पिरिडीन युक्त क्षारक यूरेसिल, थायमिन तथा साइटोसिन है। तो यहाँ पे यूरेसिल जो होता है ना उसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। साइटोसिन इसकी संरचना ऐसी होती है और थायमिन की कुछ इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती है। अगली हेडिंग आपको कौन सी डालनी है? अगली हेडिंग आपको डालनी है प्यूरीन व्युत्पन्न। तो कौन सी डालनी है? प्यूरीन व्युत्पन्न। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले एडिनिन और वालिन है। तो एडिनिन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग बात करें ग्वानिन की तो कुछ इस तरीके की ग्वानिन का चित्र बन जाता है। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे आता है फास्फेट समूह। तो फास्फेट समूह में क्या होता है? समस्त न्यूक्लिक अम्लों का घटक फास्फेट समूह होता कुछ इस तरीके का होता है और संरचना इस तरीके की पाई जाती है। अब बात आती है प्रोटीन। भी शब्द कई बार हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज किया, बार बार रिपीट होता रहा, तो प्रोटीन की ज़रूरत हमें पड़ती रही और आज भी है, पड़ती रहेगी। तो प्रोटीन हजारों बार शब्द यूज हुआ है तो प्रोटीन के बारे में भी जानना बनता है डिटेल में। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। ये जीव जगत के विकास, वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनका अणुभार सामान्यतः 10,000 से भी अधिक होता है। वास्तव में प्रोटीन बहुलक होते हैं जिनकी एकल इकाइयाँ अल्फा एमिन अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल इकाइयाँ एक दूसरे के पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है अतः इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बहुलीकृत एमिनो अम्ल एमाइड भी कहा जाता है। प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत जो होते हैं दाल, दूध, पनीर, अंडा, मूंगफली, मांस, मछली इत्यादि होते हैं। प्रोटीन में क्या कहते हैं, इन स्रोतों में प्रोटीन की मात्रा कुछ इस तरीके की होती है। सोयाबीन की बात हम लोग करते हैं तो 54% सोयाबीन में होता है, यानी 54। और सोयाबीन के साथ साथ जितने भी प्रकार की दालें आती है ना, दालों में भी 54% के करीब आता है। मांस में प्रोटीन 22% होता है, 22। गेहूं में 12% और अंडा में 14, दूध में 4% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का वर्गीकरण देखते हैं तो प्रोटीन का वर्गीकरण कुछ इस तरीके का मिलता है। तो आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को एक नहीं बल्कि कईयों प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। तो इसमें क्या आता है? वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु आसपास स्थित होकर रेशा बनाते हैं रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं। ये जल में आविलय होते हैं, ठीक है। और
अगला आता है गोलीय प्रोटीन इस प्रकार के प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने चारों ओर इस प्रकार लिपटी होती है कि संपूर्ण प्रोटीन अणु गोलाकार हो जाता है, ये जल में विलय होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जल अपघटन के उत्पादन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं सरल प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन है जिनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। अगला आता है संयुग्मी प्रोटीन। तो संयुग्मी प्रोटीन कौन कौन से संयुग्मी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त प्रोटीन भाग भी प्राप्त होते हैं। तो इसके आगे की बात करते हैं तो व्युत्पन्न प्रोटीन आता है। ये सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीनों के अम्ल क्षार तथा एंजाइम आंशिक जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रोटियोस, पेप्टोन अथवा पॉलीपेप्टाइड। आप देखते हैं कार्य के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संरचनात्मक प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, कोलाजन, चमड़ी, कार्टिलेज, अस्थि। तो और अगला आता है संकुचित प्रोटीन। तो इसके आगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके आगे आते हैं एंजाइम, हार्मोन्स, और क्या आता है बॉडी और रक्त प्रोटीन और टॉक्सिन। इनमें से जो रक्त प्रोटीन है ये कई बार आता है, ये प्रोटीन रक्त में उपस्थित होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन तथा फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन इत्यादि में पाया जाता है। तो प्रोटीन की संरचना कुछ इस तरीके की होती है और आपको एक बार प्रोटीन की संरचना की तरफ ले चलते हैं। तो प्रोटीन की संरचना जो होती है ना, कुछ इस तरीके की प्रोटीन की संरचना होती है। आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और यहाँ पे तृतीयक संरचना की भी बात की गई है। अब बात को पहले समय हो चुका है आज की क्लास ख़त्म करने का। तो मिलते हैं कल की क्लास में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।